नमस्कार दोस्तों। 21 मई 1991 शाम के लगभग 6 बजे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी विशाखापट्टनम में अपनी चुनावी रैली खत्म करके मद्रास निकलने की तैयारी कर रहे थे। एक समय पर चेन्नई को मद्रास कहा जाता था। उनका हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा था। तभी अचानक से हेलीकॉप्टर के पायलट इन्फॉर्म करते हैं कि हेलीकॉप्टर में कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं। उन्हें कहा जाता है कि मद्रास जाना पॉसिबल नहीं है। राजीव गांधी निराश होकर स्टेट गेस्ट हाउस की तरफ जाने लगते हैं। जब वो गाड़ी में बैठकर स्टेट गेस्ट हाउस की तरफ जा रहे थे, तभी उनकी पुलिस टीम को एक वायरलेस मैसेज मिलता है। कहा जाता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक हो गया है, हेलीकॉप्टर तैयार हो गया है। तो राजीव गांधी यू टर्न लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। ये इतनी जल्दी में थी कि उन्होंने अपने पर्सनल सिक्योरिटी चीफ ओपी सागर को इन्फॉर्म नहीं करते, जो एक अलग वैन में ट्रेवल कर रहे थे। ये हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने पर्सनल सिक्योरिटी टीम के बिना मद्रास पहुंच जाते हैं। Rajiv Gandhi is alive. What is your name, sir? And where are you calling from? राजीव गांधी ड्राइविंग और फ्लाइंग को लेकर काफी पैसिनेट थे। कभी कभी ये अपनी गाड़ी को खुद ही चलाते थे, कहीं जाते थे तो कभी कभी हवाई जहाज को खुद ही उड़ाया करते थे। वास्तव में राजीव गांधी एक ट्रेंड पायलट थे। इन्होंने इंडियन एयरलाइंस में 5,000 पर मंथ पर जॉब भी किया था। रात के करीब 8 बजे मद्रास एयरपोर्ट पर कांग्रेस के कई सारे नेता राजीव गांधी को रिसीव करने आते हैं। इस रात इनको श्री पेरम्बदूर में एक इलेक्शन रैली को संबोधित करना था। ये पहले से ही रैली के लिए लेट हो चुके थे। रात के 10:10 पर श्री पेरम्बदूर पहुंचते हैं। राजीव गांधी को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। लगभग 10:19 पर जैसे ही राजीव गांधी मंच की ओर एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तभी अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। चंद सेकंड में चारों तरफ धुआं धुआं लोगों की चीख पुकार सुनाई देती है और अफरा तफरी मच जाती है। बाद में पता चलता है कि इस ब्लास्ट में 18 लोग मारे गए, जिसमें से एक राजीव गांधी खुद भी थे और बहुत सारे लोग बुरी तरह से घायल भी हो गए। I dream of an India strong, independent, self-reliant, and in the forefront and the front rank of the nations of the world in the service of mankind. 22 मई 1991 की सुबह अखबार में ये खबर छपती है। पूरा देश देखकर हैरान था। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जो भुवनेश्वर में एक रैली संबोधित कर रहे थे, रैली को बीच में छोड़कर वापस दिल्ली आ जाते हैं। तुरंत एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें सभी इंटेलिजेंस के चीफ शामिल थे, रा, आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड। लेकिन हैरानेशन को लेकर कोई जवाब नहीं था। ये एक नेशनल एम्बैरेसमेंट मूवमेंट था। कोई नहीं बता पा रहा था कि ये हमला कैसे हुआ और किसने किया। ये इंडिया की हिस्ट्री का सबसे कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस असैसिनेशन बनने वाला था, क्योंकि इससे पहले जो 2 हाई प्रोफाइल असैसिनेशन हुए थे देश में, महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी का, इस दोनों केस में उनके हत्यारों को ऑन द स्पॉट पकड़ लिया गया था। लेकिन इस बार कोई नहीं जानता था कि किलर कौन है। कोई डायरेक्ट एविडेंस भी नहीं था। ब्लास्ट की वजह से सारा सबूत डिस्ट्रॉय हो गया था। ब्लास्ट करने वाले अटैकर की आइडेंटिटी भी अनक्लियर था। ये पूरी तरह से ब्लाइंड केस था। सबको अब इस बात का डर लग रहा था कि इस वजह से कहीं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी न बन जाए। अगर अगले कुछ दिनों में क्लियर नहीं हुआ कि इस ब्लास्ट के पीछे कौन था, तो जाहिर सी बात है कि मीडिया और जनता में अफवाहें फैलने लगेंगी। इस केस को डील करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है। इस एसआईटी को लीड करने के लिए सीबीआई डायरेक्टर चुनते हैं आईपीएस अफसर डीआर कार्तिकेयन को। इन्हें पॉलिटिकल प्रेशर हैंडल करने के लिए बहुत अधिक जाना जाता था। एसआईटी की टीम में इनके साथ देश के टॉप ऑफिसर्स शामिल थे, एनएसजी के हेड से लेकर एक्सपीरियंस एक्स ऑफिसर तक। एक बहुत ही हाईली क्वालिफाइड और हाईली कैपेबल टीम। इस टीम के सामने एक ही टारगेट था कि पता लगाओ कि राजीव गांधी के असैसिनेशन का जिम्मेदार कौन है।
आइए जानते हैं राजीव गांधी असैसिनेशन की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। इस केस की इन्वेस्टिगेशन कहां से शुरू की जाए ये किसी के समझ में नहीं आ रहा था। क्राइम सीन से मिले सबूत धमाके में तबाह हो चुके थे। जो कुछ बचा था उसका आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल था। मीडिया में ये अफवाहें चलने लग गई थी कि इसके पीछे LTTE एक तमिल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार हो सकता है। 22 मई 1991 को फोरेंसिक लैब के डायरेक्टर चंद्रशेखरन जब अखबार को पढ़ रहे थे तो उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जो पूरे केस को बदल कर रख दिया। अखबारों में इस क्राइम सीन की फोटोज छपी थी और गौर से देखने पर दिख रहा था लाशों के ढेर के बीच में एक कैमरा। उन्हें लगा कि ये कैमरा इस केस का इंपॉर्टेंट क्लू हो सकता है। चंद्रशेखरन अपनी टीम को इस कैमरा को ढूंढने का आदेश देते हैं। पता चलता है ये कैमरा हरि बाबू नाम का एक फोटोग्राफर का है जिनकी खुद इस ब्लास्ट में मौत हो चुकी है। ब्लास्ट के बाद इस कैमरा को CID ने रिकवर कर लिया था। CID का एक आदमी चंद्रशेखरन से मिलता है और इनकी टीम को कैमरा से 10 फोटोग्राफ्स मिलता है। इसमें से एक फोटो बड़ी खास थी जिसमें से देखने को मिलता है हरे और नारंगी रंग का सलवार कमीज और चश्मा पहने एक औरत चंदन की माला लिए खड़ी थी और इससे कुछ दूर सफेद कुर्ता पैजामा पहने एक आदमी एक पत्रकार की तरह हाथ में नोटबुक लिए खड़ा है। क्राइम सीन पर मिले छोटे मोटे सबूतों के आधार पर अब तक ये तो साफ हो गया था कि यहाँ पर एक ह्यूमन बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था। इस बम को एक इंसान के ऊपर लगाया गया था। फोरेंसिक लैब को एक ब्लू डेनिम कपड़े के साथ वायर्स और उसमें हरे और नारंगी रंग के धागे मिले थे। इससे ये साबित हुआ कि इस फोटो में दिख रही ये औरत खुद ही एक ह्यूमन बॉम्बर थी। इन्हीं फोटोज में तमिलनाडु पुलिस की एक सब इंस्पेक्टर अनसुईया को राजीव गांधी के पास भी देखा गया था। इस ब्लास्ट के बाद वो बुरी तरह से जल गई थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। अनुसुईया बाद में बताती है कि उन्होंने इस बॉम्बर को रोकने की कोशिश की थी लेकिन छूने के लिए झुकी। उसके बाद ब्लास्ट हो गया। अनुसुईया ने यह भी बताया कि हरि बाबू ने ही इस VIP एरिया में एंट्री कराने आया था। तो अब SIT को ये नहीं समझ आ रहा था कि क्या हरि बाबू के घर पर रेड मारी जाती है SIT के द्वारा। उन्हें वहां पर एक बिल मिलता है। यह बिल चंदन की खरीदी गई माला की थी। यह माला वही था जो फोटो में औरत चंदन का माला लिए खड़ी थी। इसके अलावा उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें उन्हें LTTE चीफ प्रभाकरन की फोटो मिलती है और हरि बाबू का अपनी गर्लफ्रेंड को लिखा एक लेटर। उस लेटर में उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि वो एक डेंजरस मिशन पर जा रहे हैं। अब इस बात से ये साफ हो गया था कि यहाँ पर LTTE ही डायरेक्ट इन्वॉल्व थी। लेकिन सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मोटरसाइकिल चला रहा था। इसके एक्शन से पुलिस को शक हो जाता है कि ये श्रीलंकन तमिल है। इंट्रोगेशन के लिए इसे कस्टडी में ले लिया जाता है और पता चलता है ये शंकर कोनेश्वरन है। जब क्राइम सीन पर हरि बाबू द्वारा ली गई फोटोज इसे दिखाई जाती है तुरंत सफेद कुर्ता पैजामा पहने व्यक्ति को ये शिवा रसन बताता है। ये बताता है कि शिवा रसन LTTE का चीफ प्रभाकरन का ट्रस्टेड सोल्जर था। ये भी बताता है कि खुद शिवा रसन की लीडरशिप में 1 मई को 9 लोगों की टीम ब्लास्ट करने के लिए इंडिया आया था। ये खुद भी उस टीम का हिस्सा था। पुलिस इसके पास मौजूद सभी सामान को जब्त कर लेती है। इस लड़के के पास एक डायरी भी मौजूद थी और इस डायरी में नलिनी नाम की एक लड़की का फोन नंबर लिखा था। इसके अलावा दास नाम का भी जिक्र किया गया था। तमिलनाडु पुलिस की क्यू ब्रांच नलिनी से पूछताछ करने भी गई थी लेकिन उसको इनके पास कुछ भी नहीं मिला। 30 मई 1991 को SIT के द्वारा उस फीमेल बॉम्बर और शिवा रसन की फोटो अखबार में रिलीज कर दी जाती है। कुछ दिनों बाद SIT को एक फोन कॉल्स आता है।
एक आदमी बताता है कि 21 मई दोपहर को उसकी वाइफ ने उसकी पड़ोसन नलिनी को अखबार में छपे फोटो से मिलते जुलते लोगों के साथ देखा था। ये कहता है कि उस लड़की के हाथ में चंदन की माला भी थी। नलिनी का नाम एसआईटी के सामने अब 2 बार आ चुका था। पहला उस डायरी में, दूसरा फोन कॉल्स पर ये आदमी अपनी पड़ोसन नलिनी का जिक्र कर रहा था। इसी बीच 11 जून को एक रेड में एजेंसीज को एलटीटीई की प्रोपोगेंडा किताब द सैटनिक फोर्स की 3000 कॉपी मिलती है। इस केस में भाग्यनाथन नाम के एक आदमी को कस्टडी में लिया जाता है जो एक प्रिंटिंग प्रेस चलाता था और उस पर लिट्टे का लिटरेचर प्रिंट करने का शक था। इसी की वजह से एसआईटी को एक बड़ा सक्सेस मिलता है। कई घंटों के पूछताछ के बाद भाग्यनाथन पुलिस को बताता है नलिनी उसकी बहन है। फोटोज में दिख रहा वो कुर्ता पैजामा पहनने वाला व्यक्ति शिवा रसन है। शिवा रसन के सिर्फ एक आंख है और वह बॉम्बर का नाम धानु है। ये आदमी पुलिस को साफ साफ शब्दों में बताता है उसकी बहन नलिनी और उसका लवर मुरुगन यानी दास भी इस साजिश का हिस्सा थी। इसके अलावा सुभा नाम की लड़की भी उसके साथ भी धानु और सुभा एलटीटीई की स्पेशल स्क्वाड की मेंबर थी जिसको ब्लैक टाइग्रिस बोला जाता था। एक एक करके अब सभी नाम सामने आ रहे थे। शिवा रसन, नलिनी, सुभा की फोटो वाले पोस्टर्स मुरुगन की कंप्यूटर जनरेटेड इमेज के साथ पूरे तमिलनाडु में लगाए जाते हैं। पब्लिक को कहा जाता है कि अगर ये लोग कहीं दिखे तो सीधा पुलिस को फोन लगाएं। एसआईटी को यह भी पता चलता है कि राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद मुरुगन नलिनी और उसकी मां को लेकर तिरुपति मंदिर गया था और वहां उसने नलिनी से शादी किया। दोनों को पकड़ने के लिए एक ट्रैप सेट किया जाता है एसआईटी के द्वारा। 13 जून 1991 को मद्रास के साइदा बेस बस स्टेशन पर नलिनी और मुरुगन को एसआईटी के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। कैप्सूल निकालकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन एनएसजी के कमांडो वहां टाइम पर पहुंच गए, उसे पकड़ लिया जिंदा। असल में दोस्तों एलटीटीई के सभी मेंबर्स के लिए साइनाइड कैप्सूल को गले में एक लॉकेट की तरह पहनना कंपलसरी था। पकड़े जाने पर ताकि वो कुछ भी पुलिस को ना बताएं, उन्हें कहा जाता था ये साइनाइड कैप्सूल निकाल कर खा जाओ, अरेस्ट होने से बेहतर है। यही कारण है कि एसआईटी के लिए किसी भी एलटीटीई के मेंबर को जिंदा पकड़ना बहुत मुश्किल था। आमतौर पर मिलिटेंट को पुलिस मारने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर इन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, जिसके लिए एनएसजी कमांडो को स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई थी। उन्हें बताया गया था कि एलटीटी के मेंबर्स यहाँ पर साइनाइड की कैप्सूल खाएंगे। उन्हें एग्जैक्टली बताया गया कि कैसे रोका जाए इन्हें पिल्स खाने से। अगर जान बचाना है तो आपको 15 से 30 सेकंड के अंदर इस 3 स्टेप प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। मतलब 30 सेकंड के अंदर डोज देना है और 30 मिनट के अंदर हॉस्पिटल पहुंचा। अब इस अरेस्ट के बाद एसआईटी के पास पुनेश्वरन, भाग्यनाथन, नलिनी और मुरुगन थे। इनसे और बाकी कुछ और अरेस्टेड लोगों से एक साथ पूछताछ की जाती है और इससे पूरी साजिश सामने आ जाती है। आखिर क्या कारण था कि एलटीटीई के मेंबर्स राजीव गांधी को मारना चाहते थे? ये समझने के लिए हमें पीछे कुछ इतिहास समझना पड़ेगा। एलटीटी का फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न हिस्से में एक अलग तमिल देश बनाने के लिए लड़ रहे थे। श्रीलंका में सिन्हलीज बोलने वाले बौद्धिस्ट की संख्या 74.9% और तमिल बोलने वालों की संख्या 11.2% थी। हिस्टोरिकली देखा जाए तो श्रीलंका में भी वही हुआ जैसे और बाकी देशों में हुआ है, मेजोरिटी का माइनॉरिटी पर अत्याचार करना। श्रीलंकन तमिल के खिलाफ सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला है और यही वो कारण था कि एलटीटीई का जन्म हुआ और ये अपना एक अलग देश बनाने का डिमांड करने लगे। इंडिया में खुद तमिलनाडु में तमिल की संख्या ज्यादा है तो तमिलियंस को लेकर काफी सिंपैथी थी। सन 1983 में इंडियन ने तमिलनाडु में मिलिटेंट ग्रुप को ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया था। कहा जाता है इंडियन एलटीटीई की मदद लेकर श्रीलंका में पाकिस्तानी, चाइनीज और अमेरिकन इन्फ्लुएंस को बढ़ने से रोकना चाहता था। राजीव गांधी की मौत का कारण तमिल और सिन्हलीज लोगों के बीच की लड़ाई ही थी। श्रीलंका में लोग खेती का काम करने के लिए तमिल से जाते थे। श्रीलंका में इनको इंडियन तमिल कहा जाता था। वहां पर पहले से रह रहे लोगों को, तमिलियन को श्रीलंकन तमिल कहा जाता था।
श्रीलंका में मौजूद श्रीलंकन तमिल अलग हैं और इंडियन तमिल अलग हैं। जब श्रीलंका को आजादी मिली तो उस समय गवर्नमेंट पोस्ट पर ज्यादातर लोग तमिल थे, लेकिन वहां बौद्ध कम्युनिटी के सिन्हलीज लोगों को यह डर था कि कहीं तमिलियन उन पर ओवर पावर न कर दें, यानी कि कहीं वो उनके मालिक न बन जाएं। इसीलिए 1948 में आजादी मिलने के बाद सिन्हलीज गवर्नमेंट तमिलियन लोगों को साइड लाइन कर दिया। सिन्हलीज गवर्नमेंट ने ये सिचुएशन पैदा कर दिया कि तमिलियन का वजूद ही खत्म हो जाए। अगर तमिलियन उनके खिलाफ आवाज उठाते थे तो श्रीलंकन गवर्नमेंट तमिलियन रीजन में मिलिट्री लगा देती थी और आवाज उठाने वाले के साथ बलात्कार करके उनके पूरे परिवार को गोली मार दी जाती थी। तमिलियन लोगों पर ये अत्याचार के चलते इस असल कहानी में एंट्री होती है एक ऐसी आदमी की जिसने राजीव गांधी की हत्या करवाई, जिसने जाफराबाद डिस्ट्रिक्ट के मेयर को गोलियों से भून दिया, जिसने श्रीलंकन गवर्नमेंट और सिन्हलीज लोगों से लड़ने के लिए एक रेबेल ग्रुप बनाया, लिट्टे LTT, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलियन ईलम। जिस आदमी ने लिट्टे बनाया उसका नाम था बेलू पल्लई प्रभाकरन। ये लड़ाई अपने अपने वजूद के लिए लिट्टे ग्रुप और श्रीलंकन आर्मी के बीच है। यहाँ लिट्टे अपने हक की लड़ाई तो लड़ ही रहा था। लिट्टे का मांग था कि श्रीलंका के 2 टुकड़े हो जाएं और तमिलियन के लिए एक नया देश बन जाए, जिसके चलते लिट्टे और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच बहुत भीषण युद्ध हुआ। दूसरे ग्रुप के फीमेल के साथ रेप कर दिए जाते थे। हजारों लोगों की इसमें जानें भी चली गईं। और एक समय ऐसा आ गया, इंडिया में मौजूद जो तमिल लोग थे उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया कि श्रीलंका में जो सिविल वार चल रहा है उसमें इंडियंस भी सफर कर रहे हैं, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट को श्रीलंका के मैटर में इंटरफेयर करना चाहिए। इससे इंडिया के प्रधानमंत्री ये डिसाइड करते हैं कि वो तमिल लोगों की मदद करेंगे और इंडियन गवर्नमेंट सख्ती से श्रीलंका गवर्नमेंट से बोलती है कि तमिलियन पर हो रहे अत्याचार को रोका जाए। यहाँ इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड एकदम क्लियर था कि श्रीलंका में तमिलियन का हक मिले। उसके बाद श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ सिविल वार खत्म करने के लिए हम इंडिया गवर्नमेंट से बात करना चाहते हैं। इस मामले में बातचीत के लिए इंडियन PM राजीव गांधी श्रीलंका के कैपिटल कोलंबो में पहुंचते हैं। आज दिन था 29 जुलाई 1987। ये श्रीलंकन प्रेसिडेंट JR जयवर्धने हैं। ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी हैं। ये जो इन दोनों लोगों के सामने जो ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है, ये इंडिया श्रीलंका पीस एकॉर्ड है। यह एक ऐसा शांति समझौता है जिसकी बेसिकली 2 डिमांड है। सबसे पहले तो श्रीलंकन गवर्नमेंट श्रीलंका की तमिल्स को उनके राइट्स और सभी सुविधाएं प्रोवाइड कराएगी, लेकिन इसके बदले में श्रीलंका में मौजूद सभी तमिल मिलिटेंट ग्रुप को अपने हथियार डालने होंगे, यानी कि लिट्टे को सरेंडर करना होगा। 29 जुलाई 1987 को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में शांति समझौता पर साइन हो गए हैं। इसके बाद लिट्टे ग्रुप ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के घर के पास हंगामा करके घर के एक पार्ट को आग लगा दिया। अब इस दंगे को रोकने के लिए श्रीलंका के प्रधानमंत्री जयवर्धने ने राजीव गांधी से इंडियन फोर्स का सपोर्ट मांगते हैं। अब आर्मी सपोर्ट के लिए PM राजीव गांधी तैयार हो जाते हैं और मात्र 6 घंटे में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी कि IPKF इंडिया से श्रीलंका पहुंच जाती है। 24 IAF planes transported 2 Indian Army battalions of the IPKF to Sri Lanka. Within 7 days, an entire brigade of the Indian Army was in Sri Lanka, and in 30 days, it had become an entire division. यहाँ सब एक्सपर्ट मानते हैं कि ये डिसीजन राजीव गांधी का बहुत ही गलत डिसीजन था। श्रीलंका गवर्नमेंट ने लिट्टे के सामने लड़ाई में IPKF यानी कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को खड़ा कर दिया। अब इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में कौन है? इंडियन। लिट्टे में भी कुछ मात्रा में कौन है? इंडियन तमिल यानी कि इंडियंस। अब राजीव गांधी के इस एक डिसीजन की वजह से भारतीय नागरिक ही भारतीय नागरिक के सामने लड़ने के लिए खड़ा हुआ था। एक गलत डिसीजन की वजह से हजारों लोगों की जानें चली गई। यहां दोनों तरफ से इंडियन ही मारे गए। उस पीस एकॉर्ड के साइन के अगले ही दिन 30 जुलाई 1989 को श्रीलंका में राजीव गांधी को श्रीलंकन फोर्सेज द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था।
तभी अचानक से एक सैनिक राजीव गांधी पर राइफल की बट से अटैक कर देता है, यानी राजीव गांधी बाल बाल बचते हैं। लिट्टे और आईपीकेएफ वाले आपस में लड़ रहे थे। ये युद्ध काफी दिनों से चल रहा था। श्रीलंका में इलेक्शन होता है और रणसंगे प्रेमदास नए प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रेमदास जैसे ही पीएम बने तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा था। उन्होंने लिट्टे से ही हाथ मिला लिया। पिछले 3 सालों में लड़ लड़ के आईपीकेएफ ने लिट्टे को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब मरता क्या ना करता। लिट्टे ने भी प्रेमदासा के शांति प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया और श्रीलंकन गवर्नमेंट से हाथ मिला लिया। लेकिन लिट्टे का हेड प्रभाकरन बहुत ही चंट आदमी था। उसने शांति समझौता एक्सेप्ट करने से पहले उसने प्रेमदासा के आगे एक शर्त रख दी। वो शर्त ये है कि पहले आईपीकेएफ को श्रीलंका से निकालो। इससे अब श्रीलंका के पीएम प्रेमदासा आईपीकेएफ को श्रीलंका छोड़ने का ऑर्डर दे देते हैं। इधर अपने इंडिया में भी इलेक्शन होते हैं। राजीव गांधी इलेक्शन हार जाते हैं और नई सरकार बनती है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद से हट जाते हैं और देश के नए प्रधानमंत्री बनते हैं जन मोर्चा पार्टी के विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी बीपी सिंह। ये सरकार बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्ट से बना था। अपने आप में बहुत ही अनस्टेबल सरकार। जो भी पॉलिटिक्स को गहराई से समझता था वो जानता था कि वास्तव में अब कांग्रेस की वापसी दोबारा होने वाली है। बीपी सिंह की सरकार 1 साल के अंदर अंदर ही गिर जाती है जब बीजेपी अपना सपोर्ट वापस ले लेती है। ईयर 1991 में आईपीकेएफ लिट्टे की सबसे बड़ी दुश्मन अब भारत आ चुकी थी। तभी एक दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव गांधी ने एक ऐसी बात बोल दी जो आगे चलकर उनके मौत का कारण बनी। राजीव गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि अगर हमारी सरकार पावर में आती है तो आईपीकेएफ को फिर से दोबारा श्रीलंका भेजेंगे। जैसे ही प्रभाकरन ने ये बात रेडियो पर सुना तो उसका खून खौलने लगा। उसके बाद प्रभाकरन ने ठान लिया कि राजीव गांधी के सत्ता में आने से पहले उसका असैसिनेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि एलटीटीई को पता था कि इलेक्शन जीतकर प्रधानमंत्री बनने का राजीव गांधी का बहुत ही हाईली चांस है। प्रभाकरन ने लिट्टे के इंटेलिजेंस विंग के साथ मिलकर प्लान बनाया। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एलटीटीई के 9 मेंबर जिसमें शिवराजन, सुसाइड बॉम्बर धनु, सुभा बॉम्बर एक्सपर्ट मोरबन भी शामिल था। इन सब को मई 1991 में शिप के द्वारा श्रीलंका से भारत के तमिलनाडु में भेजा जाता है। ये सब चेन्नई के इस भाग्यनाथन के घर में आते हैं। भाग्यनाथन अपनी मां पद्मा और बहन नलिनी के साथ रहता था और अपनी प्रिंटिंग प्रेस में लिट्टे का पोस्टर्स और बुक प्रिंट करता है। इस पूरे असैसिनेशन का मास्टरमाइंड ये बंदा शिवराजन था। शिवराजन राजीव गांधी की हत्या के लिए कई प्लान बनाया था। इनके प्लान में था सुसाइड बॉम्बर से अटैक में उड़वाना। सुसाइड बॉम्बर के लिए इन 3 कैंडिडेट को चुना गया था, सुभा, धनु और सोनिया को। बॉम्ब जैकेट नलिनी के पति मुरुगन ने बनाया था। मास्टर माइंड शिवराजन की एक ब्लास्ट में एक आंख खराब हो गई थी। ये तमिलनाडु में पहुंचकर अपना हाइड आउट बनाते हैं असैसिनेशन को अंजाम देने के लिए। एक्चुअल असैसिनेशन होने से पहले यहाँ 2 टेस्ट रन हुए थे। दूसरे टेस्ट रन में धानु ने एक्चुअली में जाकर फार्मर प्राइम मिनिस्टर बीपी सिंह के पैर छुए थे। इनका मकसद था कि देश के प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी अरेंजमेंट को चेक करना। क्या एक्चुअली में उन्हें बाईपास किया जा सकता है? क्या एक्चुअली में प्रधानमंत्री के इतने करीब आया जा सकता है कि उनके पैर छूने को मिले? इसका जवाब अनफॉर्चुनेटली हाँ था। शिवराजन को जब 21 मई को राजीव गांधी की रैली के बारे में पता चलता है तो वह यहीं पर उसने प्लान बनाया सुसाइड बॉम्बर से उड़ाने का। अगर ये प्लान फेल हो जाता तो एलटीटीई यानी लिट्टे के पास प्लान बी भी था। दिल्ली में राजीव गांधी की हत्या करने के लिए एड़गंज में एक होटल से अरेस्ट किया जाता है। इंट्रोगेशन में इन दोनों ने बताया कि असैसिनेशन के बाद इनका काम था काठमांडू करना। इन दोनों की मदद से काठमांडू में मौजूद एलटीटीई ऑपरेटिव को भी अरेस्ट करके दिल्ली लाया जाता है। इसके बाद शिवरासन का नेपाल के जरिए इंडिया से भागने का रास्ता बंद हो गया। अब जब पूरी साजिश सामने आ ही गई थी तो एसआईटी का एकमात्र टारगेट बचा था शिवरासन को जिंदा पकड़ना। लेकिन ये आदमी बहुत ही शातिर ऑपरेटिव था, लगातार अपना हाइड आउट बदलता रहता था।
पुलिस को मिसलीड करता रहता था। कभी सिख बनता, कभी मौलवी तो कभी पुजारी। अपने भेष हर दिन बदलता रहता। इसकी हजारों फोटो छापकर देश भर में लगाए जाते हैं। 15 लाख रुपए इनाम भी घोषित किया जाता है। लेकिन सिवारसन एक शहर से दूसरे शहर भेष बदलकर छुपकर भागता रहता है। सबसे बड़ा कारनामा तो सिवारसन ने तब किया जब वह 28 जून को पुलिस की घेराबंदी से बचने के लिए एक ऑयल टैंक में छिपकर बेंगलोर आ गया। टैंकर के अंदर इसने एक सीक्रेट चैम्बर बनाया जिसमें छुपकर सिवारसन और सुबह दर्जनों पुलिस चेक पोस्ट को क्रॉस करते हुए मद्रास से बेंगलोर आ गए। 350 किलोमीटर तक का सफर तय कर लिया। इसके बाद एसआईटी को इंफॉर्मेशन मिलती है कि सिवारसन और उसका गैंग बेंगलोर के इंदिरा नगर के एक सेफ हाउस में छिपे हैं। 2 अगस्त 1991 को एसआईटी यहां पर एक रेड मारती है। एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो की टीम अंदर घुसती है। प्लान था कि इन लोगों को जिंदा पकड़ना था। जैसे एसआईटी ने घर को घेरा तो अंदर एलटीटीई के मेंबर को इसका एहसास हो गया और एसआईटी के अंदर घुसने से पहले ही सबने साइनाइड खा लिया था। अंदर पहुंचने पर एनएसजी कमांडो को सिर्फ लाशें मिली, लेकिन इन लाशों में से सिवारसन का कोई नामो निशान नहीं था। 18 अगस्त को एसआईटी को सिवारसन के एक और हाइड आउट के बारे में पता चलता है। इंफॉर्मेशन मिलती है कि बेंगलोर के बाहर कोनान कुंटेक में एक पीले रंग के एक छोटे से घर में सुबह और 5 अन्य लोगों के साथ छिपा हुआ है। ये तो एक सीक्रेट ऑपरेशन होना था। हर तरफ पुलिस वाले खड़े थे। वहां पर खड़े हर इंसान, चाहे वह मूंगफली बेचने वाला हो या गली में खेलते बच्चे, सबको पता चल चुका था कि राजीव गांधी के असैसिनेशन का मास्टरमाइंड और उसका गैंग शायद इसी घर में छुपा हुआ है। इस घर को ब्लैक कैट कमांडो चारों तरफ से घेर लेते हैं और 20 अगस्त 1991 को कमांडो घर पर रेड करते हैं और जब घर में घुसे तो उन्हें सिवारसन की मुर्दा बॉडी देखने को मिली। उसके बाद सुबह और बाकी सभी मेंबर भी साइनाइड खा लिया था। पूरे 90 दिन लग गए इन सभी को खोजने में। आइए जानते हैं कि राजीव गांधी की हत्या को किस तरह से अंजाम दिया गया था। एलटीटीई के सभी मेंबर को पहले रिहर्सल में ये अंदाजा लग गया था कि सिक्योरिटी से लेकर एक्स पीएम राजीव गांधी के पास कैसे पहुंचना है। 21 मई 1991 ये राजीव गांधी के जीवन के आखिरी दिन। धनु और सुहा अपने बॉम्ब जैकेट को पहनती हैं। इसके बाद ये पांचों शाम को चेन्नई से श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी की रैली को अटेंड करने के लिए इस ग्राउंड में पहुंचते हैं। यहाँ सिवारसन हरि बाबू को 50,000 रुपए देकर यहाँ लाया है ताकि ये राजीव गांधी के असैसिनेशन का फोटो ले सके। यहाँ सिवारसन और हरि बाबू पत्रकारों के भेष में आए हैं। अब ये पांचों यहाँ इतनी सिक्योरिटी को देखकर थोड़ा नर्वस होने लगते हैं, लेकिन आज इनका इरादा राजीव गांधी को मारने का है। शिवराजन और हरि बाबू को चेकिंग के बाद इस रेड कारपेट एरिया में एंट्री मिल जाती है, लेकिन इन फीमेल सुसाइड बॉम्बर को पकड़े जाने का डर होता है। इसीलिए ये तीनों इधर इस सेक्शन में जनता के साथ आकर खड़ी हो जाती हैं। लेकिन नलिनी और सुभा जल्द ही उम्मीद छोड़ देती हैं और ये दोनों इधर फीमेल सेक्शन में आकर बैठ जाती हैं। और धनु अब भी इस रेड कारपेट एरिया के पास इंतजार करती रहती है। धीरे धीरे इस पूरे ग्राउंड में भीड़ बढ़ने लगती है। यहाँ अब तक इस रेड कारपेट एरिया में 21 मेल और 2 फीमेल ये लोग राजीव गांधी से पर्सनली मिलकर उनका स्वागत करेंगे। लेकिन अचानक से यहाँ ज्यादा भीड़ बढ़ने से इस सेक्शन में खड़ी धनु भीड़ का फायदा उठाकर रेड कारपेट एरिया में इन दोनों फीमेल के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन पुलिस भीड़ को कंट्रोल करती है और एक्स्ट्रा लोगों को यहाँ से निकालती है। इतने में राजीव गांधी यहाँ पहुंचते हैं और धनु उनको माला पहनाकर पैर छूने के बहाने नीचे झुकती है और जैकेट में लगे बम के बटन को दबा देती है और बम ब्लास्ट हो जाता है और अगले ही पल यहाँ कोहराम मच जाता है। ब्लास्ट में ये हरि बाबू भी मारा जाता है, लेकिन इसका ये कैमरा जिसमें राजीव गांधी के असैसिनेशन की 10 फोटो खींची थी, इसी के आधार पर राजीव गांधी के असैसिनेशन में शामिल लोगों को पता लगाया जाता है। शिवराजन, नलिनी और सभी लिट्टे मिलिटेंट को पकड़ने के लिए एसआईटी के द्वारा रेड किए जाते हैं, लेकिन इसमें से ज्यादातर लिट्टे मिलिटेंट आत्महत्या कर लेते हैं। क्या इस पूरे साजिश में कोई और भी बड़ा खिलाड़ी था? क्या सिवारसन की मौत के साथ साजिश का राज भी दफन हो गया? कुछ लोग जरूर थे जो पहले जिंदा पकड़े गए थे और सीबीआई ने अपने फाइनल चार्जशीट में 26 लोगों को आरोपी बनाया। 28 जनवरी 1998 को टाटा कोर्ट
इन सभी 26 लोगों को दोषी पाता है और इन सबको मौत की सजा सुनाई जाती है। इस केस का प्रेशर इतना ज्यादा था कि केस के चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के राघव थमन को टाडा कोर्ट का फैसला आने के बाद तुरंत अटैक आ गया। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचता है। 11 मई साल 1991 इन 26 लोगों में से सिर्फ 7 लोगों की मौत की सजा बरकरार रखा जाता है। इन 7 लोगों में नलिनी और उनके पति मुरुगन जैसे मेन आरोपी थे। बाद में अलग अलग मर्सी पिटीशन और लीगल अपील्स के बाद इन सभी की मौत की सजा को भी उम्र कैद में बदल दिया जाता है। कुछ एसआईटी ऑफिसर का मानना था कि इन्वेस्टिगेशन को एलटीटीई तक सीमित रखने का दबाव था, जबकि शिवारसन का कुछ इंटरनेशनल लिंक और कुछ इंडियन पॉलिटिशियन की तरफ भी शक की सुई जा रही थी। जब राजीव गांधी का ये असैसिनेशन के बाद देश की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाती है। राजीव गांधी का असैसिनेशन भारत के इतिहास में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। जय हिंद दोस्तों।